हो गया। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, दो बातों के जवाब सुन लें। ये ऑनलाइन में भी बच्चे अभी तक इस मसले पे फंसे में, और आप लोगों में से भी, इस क्लास में तो शायद नहीं किसी ने, लेकिन उधर गार्ड टाउन में किसी बच्चे ने कहा था कि ये जो अभी 8 क्लासें हो गई और अभी तक पढ़ाई कुछ नहीं है, ये तो इंट्रो में ही आता है हमें सब, जो 5 हो, वेटेड एवरेज वगैरह है। तो मेरे सामने जो बच्चे हैं ना बेटा, वो बहुत ज्यादा वैरायटी है, और मैंने 2 एक्सट्रीम को सामने रख के पढ़ाना है। मुझे इसमें उस बच्चे को भी सामने रखना है जिसने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेके देना है मुझे, और उस बच्चे को भी सामने रखना है जो गिरता पड़ता बस किसी तरह पास हो जाए। मैंने दोनों को सामने रख के पढ़ाना है, और मेरी कोशिश बहरहाल यही होती है कि सब लोग को मैं साथ लेके चल पा रहा हूं। हाँ, उसमें लिमिटेशन जरूर हैं। कोई चीज समझाने की पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा उससे लेवल से नीचे रह रहा है, तो कंप्लीट करना है कोर्स। शायद मैं उसको नहीं हर एक को मुतमईन कर पाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेके चलना है। अब उसमें शुरू में मैं खुद स्लो होता हूं निस्बतन, क्योंकि कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, और अगर आपको इन 6-7 दिनों के अंदर लग रहा है कि अभी तक बातें आसान है, तो अभी तो मुश्किल शुरू ही नहीं हुई है। अब जब कॉस्ट मुश्किल है और शुरू में मैं बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता ना चलाऊं, तो वो स्टूडेंट्स जो थोड़ी सी भी हिम्मत करते तो कॉस्ट पास कर लेते, वो शुरू में घबरा के वहीं छोड़ जाएंगे। और ये मैंने देखा है कि शुरू में 1-2-3 लेक्चर्स के बाद ही स्टूडेंट्स डिस्करेज हो जाते हैं कि तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो मैं सिर्फ उन बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को कवर करने के लिए थोड़ा सा 1 हफ्ता स्लो चलाता हूं। बाकी मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा दूं, फिर होगी स्पीड तेज, क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्स है, बहुत हाई लेवल की चीजें भी हैं, तो इसलिए इसी नहीं पेस नहीं चल सकेगी। एक बार पिच पे सेट हो जाए बैट्समैन, फिर छक्के भी मार लेंगे, लेकिन अगर पहली बॉल पे छक्के मारना शुरू कर देंगे तो फिर कई स्टूडेंट्स हैं वो डिस्करेज होकर चले जाएंगे। तो जो आप में से बहुत काबिल लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल भी ज्यादा है, क्योंकि देखो हर तरह के बच्चे हैं बेटे, वो लोग भी हैं जिन्होंने ओए लेवल्स के अंदर ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, वो लोग भी हैं जो पढ़ाई में बहुत ही काबिल हैं, वो लोग भी हैं जो किसी काम के नहीं थे, घर वालों ने कहा चल निकल यहां से, चल सीए कर ले जाके, फिर वो बच्चे भी हैं। तो उन बच्चों को भी जीने का हक है। तो वो बच्चे जो उतने ज्यादा नहीं शार्प माइंडेड हैं, लेकिन बहरहाल मेहनत करके वो चल सकते हैं, तो मैं शुरू में उनको भी चलाने की कोशिश करने के लिए पेस लो रखता हूं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बाद में उन बच्चों को लगेगा यार शुरू में तो सर बड़ा सही स्लो चल रहे थे, अब सर ने काम तेज कर दी है, तो सर उतनी ही स्पीड पे जाएंगे जो जरूरी होगी। अगर सर बिला वजह स्पीड बढ़ा लें तो फिर तो नवंबर में कोर्स खत्म ना हो जाए। तो अगर कोर्स जनवरी के एंड पे जाके बड़ी मुश्किल से खत्म करना है, तो अगर स्पीड और स्लो होती तो फिर जनवरी एंड नहीं, फिर तो आप सितंबर में पेपर दे रहे होते। तो इसलिए स्पीड जो भी रखनी होगी वो मुझे कोर्स खत्म करने की एक डेडलाइन है। नीचे आवाज कम जा रही है ना, तो मैंने ज्यादा की थी तो यहाँ ये हो रहा है यार, ये शोर करना शुरू कर देगा। चलो 12 अभी जब तक नहीं शोर करता वो। अभी मेरी आवाज क्लियर है सबको? तो अभी शुरू के क्लासेस में वो बच्चे जो बहुत तेज चल सकते हैं, बहुत काबिल बच्चे हैं, तो बेटे मैं एक एक को ट्यूशन नहीं पढ़ाना ना, मैंने सबको लेके चलना है। बहरहाल कुछ अरसे में स्पीड बिल्कुल तेज होगी, लेवल जरूर ऊंचा होगा, तो अगर वो आपके ऊपर से जाना शुरू हो जाए तो आपने और ऊंचे होना है, फिर आपने और अपनी कोशिश को बढ़ाना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉस्ट को बहुत नीचे लेवल ला के कोशिश कर रहा होता हूं, यानी मैं ऑलरेडी जो जहाज उड़ा रहा हूं वो बहुत नीचे, तारों के नीचे से जहाज लेके जा रहा हूं। लेकिन अगर आप गड्ढा खोद के नीचे घुस जाएंगे तो मैं नहीं कर सकता उसमें कुछ। तो इसलिए मैं ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रहा होता हूँ कॉस्ट को नीचे लाने की, लेकिन मैंने ऊपर से भी बहुत नीचे नहीं आना, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए भी लेना है। तो ये मैंने सब बच्चों को कवर करने की कोशिश करनी होती है। तो इसलिए शुरू में जरा स्पीड कम इसी वजह से होती है, लेकिन जिनको शुरू में ये स्पीड ठीक लग रही है, तेज होना है काम, ठीक है, सीट बेल्ट बांध लें, होना है तेज काम। दूसरा सवाल जो शुरू में बड़ा मशहूर रहता है, और ग्रुप के अंदर में ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों से बात कर रहा हूं कि सर ने बुक कौन सी लगवाई है, मैं फिर अर्ज कर देता हूं,
मैंने आपको जो लेक्चर नोट्स बनवाने हैं, मेरे लिए कुल इल्म वही है जो आप तक पहुंचाना है। तो मैं सारा कुछ आपको रजिस्टर में लिखवा रहा हूँ। हाँ, कुछ है नोट्स जिनमें मैं आपके लिखने पे भरोसा नहीं कर सकता, तो उसमें मुझे अपने फार्मूले आपको नोट्स की शक्ल में पहुंचाने पड़ेंगे। वेरियंस एक चैप्टर है, उसमें इतने छोटे छोटे थोड़े थोड़े से फर्क के साथ फार्मूले हैं कि मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो होता यह है कि मैं बोर्ड पे लिखता हूं, स्टूडेंट को नजर कुछ और आता है, वो जब ऐसे 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 नीचे जा रहा होता है तो और हो चुका होता है, फिर जब वो रजिस्टर पे लिखता है तो और हो चुका होता है। तो मैं उन फार्मूलों में ये नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उन फार्मूलों के नोट्स दूंगा, वरना सब कुछ आपको मैं रजिस्टर पे बनवा रहा हूं। मुझे चाहिए किताब सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास वैसे ही किसी और कॉलेज के सही, मुझे कोई मसला नहीं है, किसी और कॉलेज के सही पास पेपर्स हुए, या जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे कॉस्ट पढ़नी शुरू की थी, तो मैं पास पेपर्स का एक पूरा सेट ना कॉपी के पास रखवाता था, अगर वो किसी के पास अवेलेबल है मेरे लिए ओके है। उसके लिए ओके इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि जिन आईकैप के क्वेश्चन से मुझे इख्तलाफ होगा सोल्यूशन में, अच्छा ये बात शायद मैंने पहले भी की थी, भरोसा तो बेटे मुझ पर करना पड़ेगा। जिन जिन सोल्यूशन को मैं गलत कह रहा हूँ समझा के कह रहा हूँ, ये नहीं कहूंगा बस मैंने कह दिया गलत है, उसकी रीजन बताऊंगा, तो वो फिर मैंने अपने फॉर्मेट पे सही वाले सोल्यूशन देने होंगे। तो पैक की बुक में मैंने वो डलवा दिए हुए हैं, इसलिए पैक की बुक लेने का कहा था कि उसमें चैप्टर वाइज भी पास पेपर हो गए होंगे और जिनके सोल्यूशन से मुझे इख्तलाफ था वो भी चेंज करवा दिए होंगे। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि नहीं, आपके पास पहले कोई और बुक है और आप उससे काम चलाना चाहते हैं, चला लें। मैंने आपको कहा है कि सिर्फ पास पेपर्स चाहिए मुझे, तो पैक की बुक में सोल्यूशंस मेरे मर्जी वाले और आपके लिए फायदा के चैप्टर वाइज पास पेपर्स हो गए। फिर भी अगर आप कोई और बुक करना चाहें जो पहले से हो, अगर अब नई खरीदनी है तो वो तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। जब खरीदनी है तो पैक वाली खरीदें जिसमें ऑलरेडी हैं सारे रेंज। अगर नहीं पहले वाली कोई है तो ठीक है, एज लॉन्ग एज उसमें पास पेपर्स पूरे हैं, ठीक है, आई एम ओके विद इट। जी क्या जी, सिलेबस चेंज हुआ है किस डेट से कंपेयर करके पूछ रहे हैं? पिछली अटेम्प्ट से, साल पहले, 2 साल पहले? नहीं, ये 2 सवाल जो कि ग्रुप्स में भी बच्चे ऑनलाइन वाले काफी पूछ रहे थे और आप में से भी कोई ना कोई मिलकर पूछ लेता है, तो इस 2 सवालों में अभी भी कोई चीज मैं क्लियर नहीं कर सकता, तो फिर कॉस्ट में क्या क्लियर करूंगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन FIFO वेटेड एवरेज पढ़ा रहा था और बस उसका एक सवाल और करा रहा हूं, बस बहुत है। FIFO वेटेड एवरेज कल जो सवाल किया था उसकी मैं एक समरी नहीं, जो मैं उसमें बात एंड पे बता रहा था, जो 3 वैरायटियां बना के दी थी कि उस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेडिंग बिजनेस, अच्छा जो क्लास के एंड पे लिखवाया थी वो नहीं, जो मैंने बोर्ड पे किया था उसकी बात कर रहा हूं। एक तो क्लास के एंड पे लिखवाया था ना बैचेस वाला, वो नहीं कह रहा, उससे पहले जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था उसकी बात कर रहा हूं। जो बोर्ड पे सॉल्व किया था मैंने, उस सवाल उस सवाल के बारे में कहा कि वो था ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स का सवाल। अगर यही सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स का होता तो क्या फर्क था? परचेजेस की जगह प्रोडक्शन होती, रिक्वायरमेंट्स वही होती। और फिर एक बात ये की थी कि अगर यही सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल का होता तो फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा होता और डेटा के अंदर सेल की जगह इशू टू प्रोडक्शन दी होती, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होता। अब एक और सवाल करा रहा हूं, उसमें मैं रिटर्न्स डाल रहा हूं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सवालों में क्वेश्चन 2 पे आइए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो नोट्स लिए आपने, अच्छा हाँ, ये वो रिकॉर्डिंग वाले ग्रुप में एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये जो वेबसाइट जो कोर्स में अपलोड कर रहे हैं यही पास्ट पेपर है। मैं पास्ट पेपर कोई अपलोड नहीं कर रहा, यही सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिर्फ ये है जो मैंने आपको उस पे अपलोड करके दिए थे। अच्छा ये ऑनलाइन वालों के लिए और हाँ ऑनलाइन वालों के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है ऑनलाइन में जिसको किताब खरीदनी ही नहीं होती और उसको सिर्फ ऑनलाइन ही देख के काम चल जाएगा, तो मैं फिर भी पास्ट पेपर्स
बुक का पीडीएफ नहीं कह रहा, जो आई कैप के पास पेपर्स हैं वो मैं एलएमएस पे चलो रख दूंगा, पास पेपर्स, ताकि आपने उसको ऑनलाइन देखना हो तो आपकी मर्जी। ये मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनको किताब फॉर्म में नहीं, अगर उनको चाहिए ही सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में, तो मैं पास पेपर्स रख दूंगा उस पर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले नोट्स के अंदर ये जो सवाल डाले हुए ना मैंने, ये कॉस्ट के पास पेपर्स के नहीं है, ये पुरानी FR1 और इंट्रो, ये उसके सवाल है। मैंने सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की प्रैक्टिस के लिए आपके काबिल समझा इनको तो डाल दिया। इनमें दूसरा सवाल पढ़ने में करता हूं बोर्ड पे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सवाल में दूसरा पढ़ने, ये मैं बोर्ड पे करता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन 2 पढ़ लिया। पहले मैं कर रहा हूं बल्कि पहले पीरियोडिक कर देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पहले करता हूं FIFO पीरियोडिक, पार्ट सी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक FIFO पीरियोडिक कर रहा हूं पहले। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ कितना है, करें कैलकुलेट। जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 240। बस इन्वेंट्री की आनियां जानियां प्लस माइनस करनी है, जो इन्वेंट्री स्टोर में आ रही है उसको ऐड कर दें, जो आउट हो रहा है वो लेस कर दें। कैलकुलेट सारे लोग किया करें यार। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 240 ना बने हो किसी से। क्लोजिंग के यूनिट्स 240, चले जिनसे नहीं बने, 200 स्टोर में पहले पड़े हुए हैं, मजीद परचेज हो रहे हैं 500, ये ऐड हो जाएंगे, 400 सेल हो रहे हैं, लेस हो जाएंगे, फिर क्या है, फिर 100 परचेज हो रहे हैं, ऐड हो जाएंगे, फिर 20 परचेज रिटर्न यानी सप्लायर को वापस कर दिए, माइनस हो जाएंगे, फिर सेल है 220, लेस हो जाएगी, फिर ड्राइंग्स है यानी ओनर लेके जा रहा है गुड्स, लेस हो जाएंगी, सेल रिटर्न कस्टमर वापस कर गए चीजें स्टोर में आ रहे हैं, ऐड हो जाएंगी दोनों, परचेजेस मजीद चीजें आ रही हैं, ऐड हो जाएंगी, आग खा गई चीजों को, लेस हो जाएंगे 240। ये मुझे बताइएगा डाटा, परचेज ये 200 है, कितने वाला 22, एक परचेज 500 है 25 वाली, फिर इसी में से हो गई वापसी 20, फिर नहीं परचेज पूछ रहा हूँ सिर्फ 128 वाला, फिर 150 30 वाला। FIFO है क्लोजिंग स्टॉक, ये आप ना लिखें, ये मैंने वैसे लिखे हैं, ये मैंने आपसे पूछ के बस लिखे हैं यहाँ, ये मैंने ऐसी डाटा यहाँ लिया है। FIFO पीरियोडिक में 240 जो बचे हुए हैं वो किन में से होंगे, 150 इसमें से होंगे और 90 इसमें से होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हो गई आखिरी वाले में से 150
30 वाले, और बाकी 90 इससे ऊपर वाले, 28 वाले, 4500, 2520, 70। अच्छा, अगर ये जो परचेज रिटर्न्स हैं 20 यूनिट्स, ये कौन से वाले हैं? लिखा हुआ है वो जो 2 अप्रैल को खरीदे थे, ये अगर वो इनमें से वापस हुए होते, दोबारा सुने, ये जो परचेज रिटर्न है 20 यूनिट यानी सप्लायर को वापस किए हैं, ये सवाल में कहा हुआ है कि वो इन वालों में से है। यही ना नजर आ रहा हो किसी को, इन वालों में से डेट बताई हुई है ना, तो वो इनमें से है। अगर ये 20 यूनिट्स इन 100 में से रिटर्न हुए होते तो फिर यहां क्या करते? इन 100 में से 20, ये इमरान क्या हो रहा है यार, ये किस वजह से है? अगर इनमें से 20 वापस हुए होते तो फिर तो ये रह ही 80 गए होते हैं ना, तो 150 ये होता, 80 ये होते, 10 इसमें से होते। फिर सुन ले, ये 100 में से अगर 20 वापस हुए होते, अभी 20 वापस हुए इनमें से, अगर ये 20 इनमें से वापस हुए होते तो फिर ये 80 ही रह गए होते, तो 240 में से 150 ये होते, 80 ये होते, 10 इनमें से होते। अभी चूंकि 20 इनमें से नहीं वापस थे तो 150 ये हैं और 90 हैं। ये हो गया 5। FIFO periodic, okay, weighted average periodic, क्लोजिंग स्टॉक 240 बचे हैं, ये भी नहीं समझ आया। FIFO में वो कौन से वाले होंगे? तो बाकी किन में से बचे में होंगे? जो बाद में खरीदे हैं, तो बाद में सबसे ये खरीदे 150 ये होंगे, 240 के लिए कितने और चाहिए? वो इनमें से होंगे। सेल्स रिटर्न आई थिंक उनको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि वो 21 को आई है। अच्छा, सेल रिटर्न कोई अलग से इन है या वो इन्हीं में से है? इन्हीं में से है। और पीरियोडिक सिस्टम का मतलब है कि पता नहीं सेल कब हुई और कब आई। ये तो सवाल एक है जिसमें से आपको परपेचुअल की प्रैक्टिस भी करानी है, वरना पीरियोडिक वाले में थोड़ी पता होगा कि कब आई थी सेल रिटर्न। आपको चूंकि सवाल में नजर आ रहा है 21 है, तो वो तो सवाल परपेचुअल के लिए यूज करना है मैंने, इसलिए 21 तारीख लिखी है। पीरियोडिक में तो नहीं पता होगा कब कब वापस आई थी। पीरियोडिक में तो ये नहीं पता ना, ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्डेड नहीं है, तो कैसे पता 21 को चीजें वापस आई हैं? वो तो मैंने सवाल कॉमन रखा है परपेचुअल पीरियोडिक के लिए। अच्छा, वो बात करते करते तो मैं भूल ही गया, वो सवाल का आंसर तो टैली नहीं कराया था मैंने, कि करा दिया था? हाँ, तो वो आंसर टैली कर लें, इसको करता हूं पूरा। सवाल लिखवाया था एक, उसमें FIFO था, और FIFO में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ था? 1020 ये क्लोजिंग स्टॉक था। ये क्लोजिंग स्टॉक ही ना निकला होगा। ओपनिंग स्टॉक में जितनी प्रोडक्शन हुई वो ऐड कर लें, जो सेल हुई वो लेस कर लें, तो बाकी क्लोजिंग आ जाएगा 1020। अच्छा, बेशक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इसमें खरीद रहे थे, उसमें बना रहे होंगे। जैसे जो ओपनिंग पड़े हुए थे कितने, 250 80 वाले, फिर बैच 1 बनाए, 85 है,
85। फिर पहला बैच बनाया 750 यूनिट्स, और वो मैंने आपको कहा था टोटल कितने के बनाए, तो एक कितने का बना 95। कैसे डिवाइड कर लें। फिर दूसरे बैच में 1200 बनाए, 100 का एक बना होगा। तीसरे बैच में 680 बनाए, 800। फिर चौथे बैच में 900, 10। ये था प्रोडक्शन का डाटा। क्लोजिंग स्टॉक कितने 10। तो FIFO का मतलब है कि पहले तो ये 900 बचे होंगे और बाकी 120 इनमें से होंगे। तो जैसे फिनिश गुड ट्रेडिंग का करते हैं वैसे ही किया है, बस परचेजेस की जगह प्रोडक्शन आ गई। और वेटेड एवरेज के लिए ये यूनिट्स हैं, इनकी अमाउंट और एवरेज रेट निकल आया। ठीक है, वो निकल रहा था 100.95। ये सारे यूनिट्स ऐड और इनकी अमाउंट ऐड, और उसको इससे डिवाइड, तो ये बनेगा। इस होमवर्क वाले सवाल में पूछें, किसी ने पूछना है? क्या क्या क्या? जी जी, क्यों रख दें? ये मैंने लिस्ट लिखी है कि स्टोर में आए कौन कौन से थे, किस तरतीब से। पीरियोडिक मेथड में जो बचे हुए होंगे वो किन में से बचे हुए होंगे? FIFO में। FIFO मेथड पीरियोडिक सिस्टम, जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया होगा वो किन यूनिट्स में से बचे हुए होंगे? हैं? जो एंड पे खरीदे थे ना, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो एंड पे बनाए थे, तो वो जो 1020 यूनिट्स हैं, 900 इनमें से होंगे, 120 इनमें से होंगे। अब आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 800 लिखने की बजाय, अच्छा चलो 680 लिख देता हूं, और क्या करूं? ये ठीक है। मैंने कॉस्ट ऑफ सेल भी कहा था। अभी तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा था। क्लोजिंग स्टॉक 900 ये, 120 ये, और कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए ये भी बिक गए, ये भी बिक गए, ये भी बिक गए, 618 में से बिक गए, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। या फिर नहीं, या फिर अगली क्लास में बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अभी ऐसे ही ठीक है। FIFO क्लोजिंग स्टॉक, टू थ्री 930 तो एवरेज रेट बन गया 23700 डिवाइडेड बाय 930, 25.48। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया
9 नहीं क्या था 240 इंटू 25.2 611 बस ठीक है। रेट में जरूर 2 डेसिमल तक जाए, हम रुपए तो बस ठीक है, पूरे रुपए काफी है। ये एवको है। अच्छा ये रिटर्न्स क्यों कर दी इसमें से मैंने, क्योंकि 500 खरीदे 20 वापस कर दिए, तो टेक्निकली तो 480 ही खरीदे हैं ना, वो तो जो वापस कर दिए तो वो तो समझो खरीदे ही नहीं, इसलिए इनको नेट कर दिया। अच्छा ये ऐसे ही होगा या सेल रिटर्न भी डाल लो उसमें, वो भी तो आ रहे हैं। जो सेल रिटर्न है वो कभी परचेज तो हुए थे ना, फिर बेचे थे, फिर कस्टमर ने वापस किया, तो वो उसमें है, तो ड्राइंग्स माइनस कर दो। अच्छा जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, पीआरसी वाले भी और पुराने वाले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले भी, उनको इससे रिलेटेड कोई भी गलतफहमी या मुझे उम्मीद है कि शायद हो कोई गलतफहमी इससे रिलेटेड, इसलिए मैं क्या करेक्ट कर दूं। वेटेड एवरेज रेट निकालने से रिलेटेड परचेज रिटर्न और ओपनिंग स्टॉक लेना है, सेल रिटर्न्स नहीं लेनी, सेल रिटर्न्स नहीं, ड्राइंग्स नहीं, क्यों नहीं? हम ना यहां पर वो चीजें यूज कर रहे हैं जो यूनिट्स अपनी कॉस्ट लेके इस स्टोर में इन हुए हैं, जो अपनी कॉस्ट देखें, इनको खरीदा है तो ये स्टोर में आए हैं ना, तो ये अपनी कॉस्ट लेके स्टोर में इन हुए हैं। बाकी इनमें से जो बेचे फिर वो वापस आ गए तो वो इन्हीं में से ही है। अगर ओनर कोई इनमें से ले गया तो इन्हीं में से ही है। तो ये जो स्टोर में अपना कॉस्ट लेके पहली दफा इन हो रहे थे, ये है जो एवरेज रेट निकालने में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस बस। FIFO पीरियोडिक, एफको पीरियोडिक, डन। परपेचुअल करता हूं, बता दूं। Yes, yes, sir. FIFO परपेचुअल, सबसे पहले
ओपनिंग बैलेंस कितने? 222। फिर परचेज किए कब? सेकंड को कितने? 525 12,500 और फाइफो है इसलिए बड़े बूढ़ों की तमीज उनको पहले रखना है। 200 पुराने वाले पहले रहेंगे और 500 नए वाले इसके बाद। 4400 और 12,500। फिर 5 तारीख को हो गई सेल कितने? तो 480 200 पहले ये और 280 इसमें से। ये बिक गए, इनमें से 220 रह गए 25 वाले। 5500 फिर 9 तारीख को खरीद लेते हैं चल के कितने? 100 2800 और स्टोर में 220 पड़े में पुराने 25 और 100 हो गए 28 वाले तो 5500 और 2800। फिर 10 तारीख को हो गई परचेज रिटर्न। चलिए यहां तक पहुंचे जो नोट कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बताता हूं। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे ही देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई साउंड का मसला, कोई क्लैरिटी का मसला। ये माइक चल रहा है? पूछता है किसी को कुछ नहीं। अच्छा कोई पूछना हुआ करे तो वो अभी क्लास खत्म करके ऊपर आ जाया करें, क्योंकि 2 दफा मैं नीचे आया हूँ तो आप लोग चले गए होते हैं। वो एक दफा तो ऊपर ही रोक लिया था मुझे। क्या बात? क्लास से बाहर निकाल देते? अरे इतनी बेइज्जती। चले ठीक है, वो आप क्योंकि मुझे दुकान बंद करने में टाइम लग जाता है, इतने में आप लोग निकल जाते हैं, तो ठीक है ऊपर आके पूछ लीजिएगा। बेटे रास्ता है ना।
नोटेड? परचेज रिटर्न 20 किन में से है? ये क्यों जानना जरूरी है कि किन में से है? फाइफो है, अच्छा ठीक है, कि रेट उनका कौन सा यूज करना है। अगर ये ना बताया होता कि ये 2 तारीख वाले हैं, बस वैसे ही उनके सामने रेट 25 लिखा होता तो इनमें से है। अगर रेट 22 लिखा होता तो इनमें से वापस हुए, इनमें से भी वापस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अरे ये ओपनिंग भी तो कभी परचेज ही हुआ था ना, तो इनमें से भी वापस हो सकते हैं। और अगर रेट आगे 28 लिखा होता तो फिर वो इनमें से वापस हो रहे होते। तो इसलिए या तो आप रेट से पहचान लेंगे या डेट मेंशन की होगी। ना रेट लिखा है ना डेट बताइए, तो फिर लेटेस्ट से ही होंगे। बस जबानी याद होगी ना बात, है ना, कुछ जरूरत ही नहीं लिखने की। मैंने कहा है कि अगर परचेज रिटर्न है और ये नहीं बताया कि वो किन परचेज में से है, कैसे पता चलता है कि किस में से है? या तो रेट बता देंगे तो उससे आप पहचान लीजिएगा कौन सा वाला है ये, या डेट बता देंगे। लेकिन अगर रेट डेट कोई पहचान नहीं बताई तो फिर लेटेस्ट परचेज में से ही रिटर्न किया होगा। अच्छा, लेटेस्ट परचेज में से रिटर्न किया होगा यानी वो जो 29 वाला है उसमें से रिटर्न किया होगा, 28 उसमें से रिटर्न किए होंगे, उससे जो ऊपर लेटेस्ट था तो ये इनमें से रिटर्न किया। सर अपने भी जब कहा था कि ओपनिंग में से अगर वो रिटर्न हो, लेकिन वो तो हमारी सेल नहीं होगी सारे यूनिट्स, नहीं तो फिर इसीलिए उसमें से बताए नहीं ना। अगर बताए होते तो वो आ रहे होते भी। तो परचेज रिटर्न हो रहे हैं 20 यूनिट्स। इनको लिखने में इशू नहीं है, अगर इशू में भी लिख दें, क्योंकि हो तो वो स्टोर से वापस ही रहे हैं, लेकिन बेहतर होता है कि उनको इसमें नेगेटिव लिखा जाए। तो उनको 20 को एज अ नेगेटिव लिखेंगे, और वो चूंकि ये 25 वाले हैं तो 25 के साथ 500 नेगेटिव। अच्छा, ये सप्लायर को वापस कर दिए यानी स्टोर से निकल गए, तो बैलेंस ये 200 रह गया, तो 200 रह गए 25 वाले, 5000, और ये 100 तो है ही है। जी जी अभी तो 25 वाला गया है, मतलब 25 वाले रेट से ही जो चाहिए मतलब वही निकल गया। अगर किसी और 22 वाले आ जाते तो वो 22 वाले 20 पर आ जाते, 20 वही रहता। आ धीरे जा रहे हैं। सर जो 22 वाले रेट तो फिर नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद उसको ठीक कर लो सवाल को। सवाल आप सही पूछे, परचेज रिटर्न ही है। मैं आपको खुद ही बता दूंगा, जो आप पूछना चाह रही थी मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल सही पूछ रही है, मैं बता दूंगा। सेल लिख लूं फिर बताता हूँ। क्या जी? आखिरी स्टेप, ये जो मैं ऐसे करके था ना, ये ऐसे, ये परचेज रिटर्न 20 यूनिट्स हैं, तो ये परचेजेस इधर लिख रहे होते हैं, उनमें से वापस कर देंगे तो यहां पर उसको एज अ नेगेटिव लिख देंगे। अब आप ये पूछ रहे हैं कि ये माइनस क्यों किया है या 25 रुपए क्यों लिखे हैं? वो जो परचेज रिटर्न है सप्लायर को क्या लिखा है, वो कौन से वाले यूनिट्स हैं जो रिटर्न किए हैं? ये इसके बाद 15 तारीख को हो गई सेल, कितने यूनिट्स? 230। इधर आ जाएगा ना, इधर लिखो। नहीं, आप स्क्रीन वालों को तो आ जाएगा जो स्क्रीन से इधर उधर बैठे हुए।
नहीं आएगा, यहाँ लिखा नजर, जान के कर रहे हो ना, नहीं आए, वाकई नहीं नजर आएगा, चले कोई नहीं। क्या किया जी उसके बाद? 15 तारीख को सेल की है। कितने यूनिट्स? 230। तो 200 पहले, 25 वाले, और फिर 30 इसमें से 840। ये 200 बिक गए, इनमें से 70 रह गए। परचेज रिटर्न करने से बैलेंस कम हुआ है, क्योंकि स्टोर से निकाल के वापस किए हैं इसलिए कम हुआ है, और सेल करने से भी कम हो गया, बिक गए। यहाँ तक कोई एतराज? अगर परचेज रिटर्न को इश्यू वाले कॉलम में लिख दें ठीक है, वो भी ठीक ही है, स्टोर से तो आउट ही हो रहे हैं ना, लेकिन बेहतर है कि वही नेगेटिव लिखें। यहां तक ओके? अच्छा, यहाँ ना एक सवाल है, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आई हो, मैं खुद ही सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दे देता हूं, और अगर सवाल भी समझना है जवाब भी समझना है तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस जो हम सवाल कर रहे हैं वो काफी है। ऐसे ही इफ, कभी देखा नहीं किसी सवाल में, लेकिन इफ ये जो परचेज रिटर्न की है, ये 25 वालों में से निकाल के 20 वापस कर दिए, तो 20 गए, बाकी 200 रह गए 25 वाले। अगर इस सवाल में ये मैं 220 और 100 28, ये फिर बता रहा हूं, अगर ये अगर वाली बात किसी को समझ ना आए तो इग्नोर कर देना, कुछ नहीं कहा मैंने। अगर परचेज रिटर्न से पहले सेल आ जाती, 10 तारीख को परचेज रिटर्न है, अगर 10 तारीख को ये सेल हो जाती और वो सेल रिटर्न 15 को होती, तो सेल करते पहले कितने? 230। तो अब क्या होता? 220 ये वाले जाते, 25 वाले, और 10 28 वाले, तो बाकी क्या रह जाते? 90 28 वाले। ये अगर समझ आए। और अब 20 यूनिट रिटर्न हो रहे होते 25 वाले, नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है भी, मैंने डेट आपको 10 और 15 दी, ऊपर नीचे कर सकता था, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? नहीं है सेल रिटर्न, यही है जो नहीं हो सकता। अब स्टॉक की पोजीशन क्या हो जाती है? नहीं हो सकता। यानी मैं गलत बात कर रहा हूँ? हाँ, तो मैंने अभी भी यही कहा है कि सवाल में होता नहीं है ऐसे, लेकिन क्योंकि किसी ने पूछा है, और पिछली क्लास में भी बच्चे ने पूछा था, आप में से भी कुछ ऐसे सोच रहे होंगे जैसे आपने कहा ये पूछा था, तो अगर का जवाब दे रहा हूं। तो ये कहां से वापस करें? 25 वाले तो नहीं, तो हम उस सप्लायर को कहेंगे भाई हमने तुमसे खरीदा 25 का था और हमें तुम्हें 25 रुपए भी दिए थे,
अब हम तुम्हें वापस कर रहे हैं, हम तुम्हें 28, अब तुम हमें 28 रुपए वापस करो, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड में 28 रुपए रेट आ रहा है। जिससे चीजें खरीदी थी उसको 25 रुपए दिए थे, अब अगर वो 25 रुपए की चीज हम उसको वापस कर रहे हैं तो वो हमें कितने पैसे वापस करेगा? 25 रुपए। या हमें कहेगा अपना रिकॉर्ड दिखाओ, क्या तुम्हारे रिकॉर्ड में आ रहा है? 28 आ रहा है, ये लो 28 रुपए। वो हमें 25 ही वापस करेगा। तो परचेज रिटर्न तो 25 ही है। तो अब यहां से क्या होगा? यानी हम कहेंगे कि 20 यूनिट्स नहीं है और 90 हैं, फिर ऐसे कर लें? नहीं, देखें, ये जो जिनको लग रहा है ना ये हो ही नहीं सकता, तो ये फाइफो सिर्फ कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। हमें क्या पता जो यूनिट्स बेचे हैं वो कौन से वाले हैं? सब एक जैसे ही तो हैं। ये तो बस कैलकुलेशन का एक तरीका है कि पहले वाले पहले बेचे होंगे। भाई देखने में सब एक जैसे हैं, कैसे पता पहले वाले पहले बेच दिए होंगे? क्या पता वो जो 2 महीने पुराने थे वो अब तक स्टोर में पड़े हुए हो कहीं। तो असल में तो पुराने भी पड़े हुए हो सकते हैं, और देखने में जब सब एक जैसे हैं तो सप्लायर को क्या पता हम जो वापस, उसने को तो निशानी लगा लगा के दिए थे, उसने को तो फिंगरप्रिंट लगा के चेक करना है। सब एक चीजें, एक जैसी चीजें हैं, तो हम स्टोर से निकाल के दे देंगे इसको चीजें। तो हो सकता है ऐसा, इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा हो सकता है। उसको स्टोर से निकालेंगे, चीजें वापस कर देंगे, सब एक जैसी चीजें दिखने में, उसको तो नहीं पता कौन सी चीजें हैं ये, तो हम स्टोर से निकाल के वापस कर देंगे। तो हो तो सकता है, तो फिर क्या करें? इसको जब यहां देखें, परचेज रिटर्न का मतलब है कि स्टोर से निकाल के हम दे रहे हैं, तो स्टोर में तो पड़े 28 वाले, तो उनमें से 25 रुपए कैसे दे सकते? देखिए, इसमें ये तो खैर इसमें आईएएस कुछ नहीं कहेगा, ये कंपनी ने खुद फैसला करना है। जो मेरी अकल में बात आती है, ये जो रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड्स हमारे अपने रिकॉर्ड हैं। हम कौन सा कोई फाइल कहीं अपलोड करके और वो नेवर रिटर्न का बटन दबा देते हैं? हमारे अपने रिकॉर्ड हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई फॉर्म फाइल कर दिया उसके बाद हम वो चेंज नहीं करा सकते। हमारे सारे अपने रिकॉर्ड हैं। जब ये वाली बात पता लगेगी, 2 लाइनें ऊपर आएंगे, मिटाएंगे, और इस सेल को हम 220 की बजाय ऐसे लिख लेंगे। अपने रिकॉर्ड है भाई, हाँ ना, अपने इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हैं, हमारे रिकॉर्ड, हम अपने लिए काउंटिंग कर रहे हैं। तो हम इस मुश्किल में क्यों पड़े कि अब क्या करें? एक लाइन पीछे जाएंगे, इसको 220 से बिठा के 200 इसको 30 कर देंगे, उससे क्या होगा? 20 25 वाले रह जाएंगे, 70 वाले रह जाएंगे, तो फिर ये वाले 20 वापस कर देंगे बस। पेपर में, हाँ बिल्कुल, अगर पेपर में ऐसा हो गया तो आप ये वाली लाइन काट देना, फिर दोबारा लाइन बना देना। हाँ ना, यहां तक सब ठीक है, आप इस लाइन को काट दें, फिर दोबारा सेल सही करके रिकॉर्ड कर लें। इसीलिए वैसे पेपर में होता नहीं है इस तरह, लेकिन ऐसी एक किसी ने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया, अगर हो तो। नेगेटिव कैसे होगी भाई? हमारा अपना रिकॉर्ड है, हम ठीक करके कर लेंगे इसको। अच्छा चलें, सवाल पे वापस आते हैं। ये पूरा करना है यार, फाइफो पूरा करना है मैंने। एफ को आपको होमवर्क देना है, लेकिन फाइफो मैंने करना है। बल्कि एक सवाल होमवर्क किया, आपको एक और दूंगा होमवर्क, छोटे छोटे से सवाल है। 15 अप्रैल के बाद अब आगे 19 तारीख को हो गई ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है कि ओनर चीजें ले गया और चीजें आउट हो रही हैं, तो सिंपल फाइफो ही है, यही वाली हैं जो आउट हो रही हैं। अच्छा, इसको परचेज में, रिसीट में नेगेटिव लिखना वो भी ठीक है, लेकिन सिंपल इशू है ये। तो कितने ले गया? 40 ले गया ओनर, 28 वाले, बाकी रह गए 30। क्या जी? कंपनी में ज्यादातर क्या, बिल्कुल भी नहीं होती ड्राइंग्स, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी का सवाल टेस्ट हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी होती है, कॉस्ट में तो किसी दुकानदार का भी सवाल टेस्ट हो सकता है।
तो मैंने इसमें गैमा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो नहीं लिखा ना, तो बस एक दुकानदार है। ड्राइंग्स, अब आगे सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न हो गया था, अब सेल रिटर्न सिखाता हूं। 21 तारीख को हो रही है सेल रिटर्न। कितने यूनिट्स? 60 इनमें से है और 10 इनमें से हैं, ठीक है। अब जो 60 इनमें से हैं तो वो किन में से हैं? 20 में से, इनमें से क्या इनमें से? अच्छा, सेल रिटर्न में हो क्या रहा है, चीजें वापस आ रही हैं कि जा रही हैं? वापस आ रही हैं। तो उनको अब स्टोर में हम इन करेंगे तो वो ये वाले होंगे कि ये वाले होंगे? अच्छा, ये लगता है जिनको नहीं, किसी को नहीं, क्यों? अगर बेचते हुए पुरानों को पहले बेचा था तो वापस भी सर आप पहले आए, पुरानों को वापस बुलाएंगे, ठीक है। और अगर जिनको 280 लगता है तो क्यों 280? क्यों क्यों क्यों? लेटेस्ट तो ये दोनों सेम डे हैं? नहीं, दोनों सेम डे हैं, लेटेस्ट क्या? ये सेम डे है भाई, ये दोनों ही हैं। बड़े बुजुर्ग गए थे और अब आप उनकी सीट पे बैठ गए, अब जब वापस आ गए तो उनको वापस ले सकते हैं ना कि आए पहले बैठे। 200 या 280? 280 में से रीजन बताता हूं, 2 रीजन बता रहा हूं, एक बोल के और एक इशारे से। पहले बोल के रीजन बता रहा हूं। ये 480 बेचे थे, कितने वापस हो गए? इनमें से 60। तो इनमें 60 वापस होने का मतलब है कि 480 में से 60 अगर वापस हो गए तो इफेक्टिवली 420 ही बिके। बेचे थे 60 वापस आ गए तो मतलब 420 बिके। तो हमने फिर 420 बेचे तो क्या करेंगे? 200 ये वाले और 220 इनमें से, तो इसका मतलब इनमें से 60 वापस लेने। सही है रीजन? चलें अब इशारे वाली, सेल रिटर्न। सेल ऐसे लिख रहे हैं तो रिटर्न फिर होता है। तो ये जो 60 वापस आए हैं वो 25 वाले हैं और जो 10 वापस आए हैं वो ये 28 वाले। और सेल रिटर्न इशू वाले कॉलम में नेगेटिव, तो 60 वापस आ गए और 10 वापस आ गए। 60 वापस आ गए 25 वाले और 10 वापस आ गए 28 वाले। 1500 और 280। अब देखें स्टोर में 30 28 वाले थे तो 10 और आ गए तो ये तो हो गए 40। 11 और ये जो 60 आए हैं ये इनके बड़े वापस आ गए तो उनको पहले। ये पुराने वाले आए ना तो उनको फिर पहले, इनको ऊपर रखना। और तो इशू में नेगेटिव लिख रहे हैं ना, परचेज और परचेज रिटर्न एक जगह लिखा था रिटर्न को नेगेटिव, तो सेल और सेल रिटर्न में इशू में लिख रहा हूं लेकिन सेल रिटर्न नेगेटिव। और उसके बाद क्या हो रहा है? 27 को हो रही है परचेज
150, 30, 40, 500। तो स्टोर में ये तो पहले पड़े में 60, 25 वाले, 40, 28 वाले और 150 आ गए 30 वाले। और लास्ट क्या हुआ? 30 को गुड्स लॉस्ट हो गई। कितने? 10 आउट है बस ये वाले 25 वाले 250, ये रह गए 50, 25 वाले 40 रह गए, 28 वाले और 150 रह गए 30 वाले। 1250। So cost of closing stock ये 687 ये क्लोजिंग स्टॉक। और अगर किसी को लगता है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालें, तो मुश्किल इसमें क्या है कि इश्यू वाले कॉलम का टोटल अब कैसे करें? नहीं कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं है, मैंने तो ड्राइंग भी यहाँ लिखी हुई है, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। हाँ जी, अगर किसी को लगता है कि हमने इस कॉलम में लिख दिया इसको, इस कॉलम में इसको लिख दिया, तो अब तो कॉस्ट ऑफ सेल के टोटल में ही आ जाएंगे। नहीं टेंशन किसी को नहीं टेंशन नहीं यार, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो इस कॉलम का टोटल कर लें। कल तो यही किया था मैंने। तो हमने ये ऐसे नहीं करना, देख के करेंगे। जो सेल्स और सेल रिटर्न है उनको ले लेंगे बस। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ये फिगर्स ले लें, ये फिगर ले लें और ये ले लें बस। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल है, वैसे पूछी नहीं है मैंने, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, इस परपेचुअल का वेटेड एवरेज आप करिएगा, हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स इशू वाले कॉलम में जहां जहां सेल्स और सेल रिटर्न लिखी हुई है बस उनका ले लें टोटल। ड्राइंग्स और गुड लॉस नहीं लेंगे। एक तो इसका वेटेड एवरेज कर दीजिए, और एक ऐसी बच्चों वाला सवाल एक और बनाया है मैंने इसी से अगला, ये करके आइएगा बस। 5 वेटेड एवरेज बहुत है। कल मैं आपको अगली क्लास में मंडे को है तो दी हुई है ना, ये तो पहले साल में भी दी हुई थी मैंने, तो एनआरवी दी हुई है ना बस। वो तो मैंने पहले दफा क्वेश्चन जो कराया था उसमें भी दी हुई थी। असल तो मसला है एनआरवी। और अभी बात कर, इस सवाल का वेटेड एवरेज करिएगा, और जो इसके बाद क्वेश्चन 3 है वो करिएगा। मंडे को मैंने आपको कॉस्ट में ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट पढ़ानी है, उसके बाद ये कॉस्ट पूरी, फिर एनआरवी और फिर एंट्रीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।